बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो में जी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें तो ये डिस्कस करनी है कि नेक्स्ट वीक जो सा है वो कैसा हो सकता है, और उसमें हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। और ये जो टाइम चल रहा है, जो कि अनसर्टनिटी है, अभी तक चीज़ें कोई क्लैरिटी नहीं है और ना कोई अनकरीब क्लैरिटी होती नज़र आती है। बड़े से बड़ा इवेंट हो जाए, हम यही समझते हैं कि शायद ये चीज़ें अब किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगी। आइदर वे कोई भी चीज़ डिसाइड हो जाएगी, बट प्रॉब्लम यही है कि डिसीजन कोई नहीं होता और चीज़ें लिंगर ऑन होती रहती हैं और एक अनसर्टेनिटी चलती रहती है और लग ये रहा है कि वो अभी मज़ीद चलेगी। उसके ऊपर से बजट है आगे, उसके हवाले से कुछ न्यूज़ आनी स्टार्ट हुई हैं जिनका डेफिनेटली इम्पेक्ट आएगा। तो ये देखना अब ये है कि हमने जोन सा है वो कौन सी स्ट्रेटजी करनी है, कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर्स को जो सा टारगेट करना है, जो कि बजट के हवाले से भी उन पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो या बल्कि पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर किसी पे आ सकता है तो वो देखना है हमने। प्लस पॉलिटिकल साइड पे बड़ा अप टू डेट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त तमाम चीज़ें जो सी ना वो अगर आप देखें तो वो आपकी पॉलिटिकल न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं। यानी जिस तरह होता है ना, स्टॉक मार्केट में भी आपकी एक इनसाइड न्यूज़ होती है, जिसके पास है अगर रियल न्यूज़ तो वो बादशाह। फिर वो एक पेनी स्टॉक में से भी कमा लेगा। वो किसी भी स्टॉक में अगर उसके पास कोई इनसाइड न्यूज़ आ गई अच्छी और टाइमली उसने उसको इनकैश कर लिया तो प्रॉफिट उसी का है। अब देखें कि टोटल पॉलिटिकल जो सा इम्पैक्ट है इस वक्त मार्केट के ऊपर वो हावी है, और जैसे ही न्यूज़ कोई आ रही होती है तो उसका फ़ौरन मार्केट एक अपना पूरा अपना जो सा ना उसका रिएक्शन देना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ तो फिर फर्दर प्रेशर में जाती है, यहाँ फिर मार्केट अपने आप को रिलैक्स कर देती है अगर न्यूज़ बेहतर आती है तो ये चीज़ें तो लगता है ऐसे ही चलेंगी। अभी कोई ऐसा सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा, कोई शोर शॉट, कोई प्लान, कोई आगे स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही कि हाँ जी ठीक है जी ये हमने डिसाइड कर लिया है, अब अगले साल तक ये सुकून से सारे बैठे ये हो रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा तो नहीं है। अभी देखें, लेट्स सी। अब उस पूरे सिनेरियो में बजट आ रहा है। अब बजट के हवाले से देखें, बहुत सी न्यूज़ जो सी वो आनी स्टार्ट हो जाएंगी। एक न्यूज़ तो आ चुकी है, वो है सुपर टैक्स के हवाले से, जो कि डेफिनेटली नेगेटिव न्यूज़ है स्टॉक मार्केट की, कंपनीज़ के लिए, ख़ासतौर पे बड़े ग्रुप्स के लिए। कि आपको याद होगा ये लास्ट टाइम भी जब सुपर टैक्स की बात हुई थी तो मार्केट ने अच्छा खासा डिप लिया था। फिर क्योंकि अब चल रहा था, एक चीज़ आ जाती है उसका एक रिएक्शन आता है। फिर बीच में अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि आई थिंक किसी कोर्ट की तरफ से कुछ इसमें रिलैक्सेशन आई थी, 50% के सुपर टैक्स, शायद उसमें कुछ रिबेट का सिलसिला था या कुछ तरह का था, जिस पे मार्केट ने थोड़ा सा पॉजिटिव जो सा वो रिएक्ट किया था। तो अभी तो ये न्यूज़ आ रही है कि सुपर टैक्स तो है और रहेगा, और उसमें डिफरेंट उन्होंने ब्लॉक्स बनाए हैं। अभी तक की जो न्यूज़ हैं कि वो कितनी इनकम या कितना उसमें आपके पास एसेट्स हैं तो उसके ऊपर कितने % लगेगा, इस तरह का स्लैब्स बने हैं। तो वो डेफिनेटली एक नेगेटिव न्यूज़ होती है मार्केट के लिए, ख़ास तौर पे जिन जिन सेक्टर्स में, जिसमें से अभी फार्मा की बात भी हो रही है, टेक्सटाइल की भी हो रही है, शुगर की भी हो रही है। तो ये तमाम सेक्टर्स पे वो फिर सुपर टैक्स तो है, वो इम्पेक्ट करेगा। अच्छा, उसके अलावा और फिर देखना ही होता है बजट में कि क्या डेवलपमेंट बजट में कितना इजाफा किया गया, नहीं किया गया, कोई डेवलपमेंट वर्क्स नए जो से उनको रखा गया बजट में, नहीं कोई डैम्स, कोई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के जो से प्रोजेक्ट्स वो अगर हैं तो वो डेफिनेटली फिर स्टील सीमेंट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। नहीं है तो समझें कि वो काम आगे भी नहीं है, प्लस टैक्सेस नहीं लगेंगे तो वो फिर एक चीज़ नेगेटिव होती है। किसी अगर सेक्टर पे कोई टैक्स रिलीफ आ रहा हो वो बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। अब देखना ये है कि ये जो बजट करीब आता जाएगा आपको डेली बेसिस पे आपको मुख्तलिफ न्यूज़ जो सी हैं वो मिला करेंगी। वो ऑथेंटिसिटी न्यूज़ की वो फिर वेरीफाई होती है जिस दिन बजट अनाउंस होता है, बट तकरीबन 50-70% तक न्यूज़ जो सी हैं वो आपको पहले मिल जाती हैं। 100% श्योरिटी जो सी है वो फिर डेफिनेटली जब बजट अनाउंस होता है, आप देखते हैं कि उस वक्त वो अनाउंसमेंट्स आ रही हैं तो उसके अकॉर्डिंगली इमीडिएटली आप जो एक प्री बजट रैली होती है, अगर अच्छी न्यूज़ हैं तो उस पर रैली बनती है, अगर बुरी हैं तो पहले से ही वो सेक्टर्स प्रेशर में आप देखना शुरू कर देते हैं। पोस्ट बजट तो क्योंकि एग्जैक्ट पिक्चर आपके सामने आ जाती है तो फिर इमीडिएटली आप उनको अपर कैप होते देखते हैं उन स्टॉक्स को जहाँ पे कोई टैक्स रिलीफ आता है या कोई बेनिफिट मिल रहा होता है, और जहाँ पे नेगेटिव होता है वहाँ पे आप उनको एक फ़ॉरेन डिप पे जाता देखते हैं। तो ये चीज़ें इस हफ़्ते में ख़ास तौर पे वॉलेटिलिटी बिल्कुल रहेगी, और आप एक दिन को प्लान नहीं कर सकते। कल मार्केट अगर चीज़ें इसी तरह चल रही हैं तो मार्केट हो सकता है पॉजिटिव मूव करे, लेकिन एट द सेम टाइम बजट की कोई न्यूज़ आ जाती है किसी सेक्टर के हवाले से, कोई पॉलिटिकली कोई न्यूज़ आ जाती है तो मार्केट डेफिनेटली उसको फिर फ़ौरन रिएक्ट करती है। तो इस पूरे सिनेरियो में थोड़ा सा स्ट्रेटजी आपकी ये होनी चाहिए कि
डरना तो इसलिए नहीं है कि ये सिनेरियो कोई नया नहीं है कि 1.5 साल से यही चल रहा है। और अच्छे स्टॉक्स में काम करें, ये भी हम सबको पता है, पिछले 1.5 साल से हम ये डिस्कस कर रहे हैं। पेनी स्टॉक्स को अवॉइड करें, जहाँ फंसे हुए हैं वहाँ पे फिर थोड़ा वेट कर लें। और अच्छे स्टॉक में फंडामेंटली स्टॉक जो सा अच्छा है, वो ईपीएस भी अच्छी आ रही है उसकी, वो पे आउट भी दे रहा है, ज़्यादा दे रहा है या कम दे रहा है, बट मार्केट की सिचुएशन की वजह से उसमें मूवमेंट नहीं बन रही, तो उसका हल ये है कि होल्ड करें, सुकून से एज ए इन्वेस्टर लेके बैठ जाएं। क्योंकि अच्छा स्टॉक है, ईपीएस भी दे रहा है, पे आउट भी दे रहा है, लो साइड पे है, बिल्कुल मल्टीपल ईयर लो पे है, तो ये तो फिर टाइम है कि लेके जो है उसको बैठें, और अगर बाय कर सकते हैं तो कर लें। बट दिस इज़ द टाइम कि हर चीज़ ओके है। मसला क्या है? वो मसला ओवरऑल है। तो वो ओवरऑल मसला जब तक हल नहीं होगा, किसी स्टॉक में भी कोई बहुत बड़ी जंप नहीं आने लगी, और जब हल होगा तो फिर ये जो स्टॉक हैं जो कि हर लिहाज से बेहतर थे लेकिन इस ओवरऑल प्रॉब्लम की वजह से फंसे हुए थे, तो फिर इन्होंने नहीं चलना। फिर उन्होंने नहीं चलना जिनमें कोई फंडामेंटली ना तो ईपीएस अच्छी है, ना वो पे आउट देते हैं, ना कुछ देते हैं, वो फिर सेकंड फेज़ में। क्योंकि जब अच्छा स्टॉक आपको सस्ता मिल रहा है, तो फिर दूसरा स्टॉक जो सा है वो सेकंड थर्ड फेज़ में ही चलते हैं। तो अब इस पूरे सिनेरियो में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक तो मार्केट फ्राइडे की क्लोजिंग इस वीक के लिए हमें थोड़ा सा क्या स्ट्रेटजी रखनी है, प्लस फोकस हमने थोड़ा सा करना है उन स्टॉक्स पे जो कि पे आउट अब देंगे आपके जून क्लोजिंग के रिज़ल्ट में। क्योंकि उसका फ़ायदा ये होगा कि उनमें से वो स्टॉक ख़ास तौर पे जो कि अच्छा पे आउट भी देंगे, जिनके रिज़ल्ट्स भी ठीक हैं, जो अभी लो प्राइस पे हैं, तो समझें कि उनमें रिस्क मिनिमम है। आपको अल्टीमेटली कुछ ना कुछ हो, अगर आपको कैपिटल गेन कम भी मिला, अगर चीज़ें सही नहीं भी होती, तो आपको साथ में अगर आप देखें कि पे आउट आता रहता है, और फिर जैसे ही चीज़ें बेहतर होंगी तो वो आपको प्रॉफिट अल्टीमेटली एक अच्छा मिल जाएगा ओवरऑल। तो ये चीज़ें थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं फ्राइडे मार्केट क्लोजिंग जो आई थी, वो थी जी आपकी 41, तकरीबन 600 ही कह लें आप। 157 पॉजिटिव, वॉल्यूम बहुत कम थे, और रीज़न्स हम सबको ही पता है कि जो सिनेरियो चल रहा है इसमें मेरा नहीं ख्याल कि फ्राइडे वाले दिन कोई हैवी बाइंग करेगा। उसकी कोशिश यही होगी कि वो वेट करे कि ऐसा ना हो कि वीकेंड पे कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए कि जिसकी वजह से वो फिर मंडे वाले दिन एक अच्छा खासा डिप पर वो फंस जाए। तो इट्स बेटर कि आप फ्राइडे को कॉशियस अप्रोच के साथ ही चलें। तो वही है चीज़ें। हाँ, क्लोजिंग पॉजिटिव आई, उसकी रीज़न ये थी कि एज सच कोई ऐसी बुरी न्यूज़ भी नहीं थी। आपको पता है कि जिसकी वजह से कोई वायलेंस का ख़तरा हो या कोई मज़ीद काम ख़राब हो, तो मार्केट ने क्लोजिंग उसी पॉजिटिव दे दी। स्पैन वही बन रहा है, आप देखें कि वही 42,000 समथिंग से फिर मार्केट ने डिप लिया, और अभी भी देखें तो वो तकरीबन 42,000 में तकरीबन 400 का अभी भी डिफरेंस है। और ये जब तक प्रॉपर स्टेबिलिटी नहीं आएगी, ख़ास तौर पे जब मार्केट 42,000 से ऊपर क्लोजिंग लेती है और आगे कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आती, थोड़ी सी स्टेबिलिटी नहीं आती, आप देखें कि जैसे ही थोड़ी सी बुरी न्यूज़ आती है मार्केट में फिर एक प्रेशर लेने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो अभी के सिनेरियो में देखें कल के लिए तो इंशाल्लाह ताला अभी तक की जो न्यूज़ हैं, जो चीज़ें हैं, वो उसी स्टेटस को में चल रही हैं। हाँ, ये सुपर टैक्स की जो मैंने एक बात की है, जो ये आई है, तो इसका डेफिनेटली एक इम्पैक्ट आएगा, बट अगेन देखना इसमें आपने अपने स्टॉक्स को है। इंडेक्स अगर आप देखें रिसेंटली भी जब डिप लेता है तो ऐसा नहीं होता, वो सिचुएशन से हम कम से कम निकल चुके हुए हैं कि जब इंडेक्स जो है वो 700 800 900 पॉइंट गिर जाता होता था, और उसके बाद चीज़ें लोअर लॉक हो जाती थी, क्योंकि चीज़ें इतनी चीप मिल रही हैं कि वो अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स पे खड़ी हैं, मल्टीपल ईयर लो पे खड़ी हैं, कि अब वो लोअर लॉक की कंडीशन तभी होगी जब मार्केट कोई 1000 1200 पॉइंट से ऊपर चली जाए, या उस स्पेसिफिक सेक्टर में कोई बैड न्यूज़ आ जाए। तो ये चीज़ एट द सेम टाइम थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटिंग होती है, लेकिन एट द सेम टाइम ये चीज़ आपको ये भी बताती है कि दिस इज़ द टाइम कि भाई ये जो होना था बुरा वो तो हो गया है। अब यहाँ पे सुकून से थोड़ा सा वेट कर लें, या यहाँ से आप चीज़ें इकट्ठी करते रहें अच्छी अच्छी, तो फिर जो प्रॉफिट है ना वो बड़ा ज़बरदस्त मिलेगा आने वाले दिन में। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन ये चांस जो सा होता है ना, सम टाइम लाइफ टाइम होता है। तो उसी चीज़ को अवेल करना है, उसी की कोशिश करनी है, ताकि जो हम पिछले 1 डेढ़ साल से फेस कर रहे हैं, और जिस तरह की इन्वेस्टमेंट इंसान सोच के स्टॉक मार्केट सोचता है कि मैं इससे इतना प्रॉफिट कमाऊँ, तो वो टाइम आएगा ज़रूर, लेकिन डेफ़िनेटली जब चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होंगी। बट उसके लिए तैयारी हमारी अभी होनी चाहिए, क्योंकि जब चीज़ें चल पड़ेंगी तो फिर वो भागम भाग में प्रॉफिट तो कमा लेंगे, लेकिन जो एक होता है ना कि आपने अपना चीज़ों को डबल कर लिया, ट्रिपल कर लिया, वो वही करेंगे जो इस वक्त अपना पोर्टफोलियो प्रॉपरली सेटल करके बैठेंगे। तो उसमें डिफरेंट स्टॉक्स हैं, बहुत से स्टॉक्स हैं जिनको हम डिस्कस करते रहते हैं। कुछ स्टॉक्स आज उनको डिस्कस करते हैं स्पेसिफिकली जिनका नेक्स्ट जो जून क्लोजिंग में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई अच्छा पे आउट, साथ में कैपिटल गेन, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन।
तो और ये वो स्टॉक हैं जो इस वक्त हैं भी लो साइड पे, ईपीएस भी ठीक है, फंडामेंटली भी ठीक है, आपको होल्ड भी करना पड़ेगा तो आपको फ़ायदा ही होगा, यहाँ से मिनिमम रिस्क है। तो इनमें कौन सा स्टॉक कहाँ खड़ा है, उसमें क्या पोटेंशियल है, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाए टेक्नोलॉजी सेक्टर पे। टेक्नोलॉजी सेक्टर को ओवरऑल डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इसको साथ साथ हम हर तकरीबन दूसरी वीडियो में डिस्कस करते रहते हैं। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर स्टिल देखें, अगेन मैं कहूँगा कि टॉप प्रायोरिटी पे रखें। पोटेंशियल है, फ्यूचर है, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना ही पड़ना है क्योंकि इसके अलावा उनके पास अभी और कोई ऐसे और ऑप्शंस नहीं है ज़्यादा जहाँ पर वो फैसिलिटेट करके ज़्यादा जो है आपके डॉलर्स जो हैं पाकिस्तान में ला सकें। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर इज़ द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन उसमें। और प्लस अभी क्योंकि मार्केट की वजह से बहुत लो साइड पे हैं चीज़ें, डाउन साइड पे हैं, ये रेट्स भी जब अच्छे हैं, सेक्टर भी ठीक है, आगे ग्रोथ भी है, तो इसका मतलब है दिस इज़ द राइट टाइम कि इसको आप जो है वो ज़रूर फोकस में रखें। जिन्होंने ऑलरेडी बाइंग की हुई है, बहुत से दोस्तों ने बहुत से स्टॉक्स में, ख़ास तौर पे एवीएन में बड़ी बाइंग है। एवीएन का प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि मार्केट सिचुएशन पहले उसका मार्केट सिचुएशन तो खैर ऐसी रही, प्लस उसकी पहले बोर्ड मीटिंग डिले होती रही और उसका जो पे आउट है वो आया बोनस, लेकिन जो उसकी हिस्टोरिकल बोनस है उससे कम आया। ईपीएस ठीक है, प्रोजेक्ट ठीक है, मटेरियल इन्फॉर्मेशन ठीक है, प्राइस बहुत ज़बरदस्त है, मार्केट की कंडीशन प्लस लो पे आउट की वजह से वो अपनी रैली नहीं बना पाया। ठीक है जी, लेकिन जो रेट है यहाँ से जिनके पास भी है, आप ये देखें कि ये अल्टीमेटली आपको अच्छा बेनिफिट दे के जाएगा। ये ऐसा स्टॉक नहीं है जिसमें वरी करें। अगर एक पेनी स्टॉक जो है उसको आप होल्ड कर सकते हैं लंबा, तो समझें कि एवियन इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक ऑफ आईटी सेक्टर, जिसको आप अगर लॉन्ग टर्म लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। अच्छा, इसी तरह सिस्टम है। सिस्टम काफ़ी अरसे के बाद जो है वो तकरीबन 400 के पास आया। सो 500 रुपये के स्टॉक में 60-70-100 रुपये का डिप जो है कोई इतनी बड़ी जो है वो डिप नहीं होती। और वैसे भी अगर आप देखें तो 450 से 500 का स्पैन में तो मूव करता ही करता था। तो सिस्टम में भी वरी करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि जैसे अपॉर्चुनिटी 400 से नीचे मिले तो बिल्कुल बाय करें। 500 फर्स्ट टारगेट है अगेन इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और मार्केट जब ठीक होगी तो ये स्टॉक आपको 600 भी प्राइस जो है वो देगा, पर डेफिनेटली उसके लिए मार्केट का एक स्टेबल होना ज़रूरी है। सेम नेटसोल बहुत अच्छे रेटों पर है, डिस्कस कर चुका हूँ, बिल्कुल यहाँ पे बाय कर सकते हैं, होल्ड करें। 100 इनिशियल टारगेट आप कर सकते हैं। इसमें छोटे स्टॉक में टैली जो है वो 7 के आसपास बिल्कुल आप बाय कर सकते हैं। 7 अब उसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गई है और यहाँ से आप उसको फ्यूचर में डबल डिजिट में देख सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाएँ थोड़ा सा कुछ स्टॉक्स हैं जिनको मैंने पहले भी शायद आपको याद हो। नेशनल फूड्स, इसको मेंशन किया था, और ये वो स्टॉक है जो कि हमेशा जो अगर आप देखें तो इसको टारगेट किया जाता है। ये आपका मई से लेके अगस्त तक जो ये टेन्योर है जिसमें इसने बेसिकली रिज़ल्ट अनाउंस करना होता है, क्योंकि ये पे आउट भी देता है, यहाँ पे इसमें रैली भी बनती है। सेम इसकी मूवमेंट अगर आप देखें तो थोड़ी सी मैं रिलेट करता हूँ। मैंने पहले भी मेंशन किया था पाक ऑक्सी, आपको याद होगा ये लास्ट जो जैन गया है इसमें भी हमने पाक ऑक्सी को टारगेट किया और बड़ा एग्जैक्टली हमारा 30 to 40 रुपये का एक टारगेट था और उसने एग्जैक्टली उसी तरह परफॉर्म किया। 170 समथिंग वो टच करके 145 से स्टार्ट हुआ था और वो देख लें आप तकरीबन 25-30 का जो है उसने एक गेन दिया, और उसके बाद वो पे आउट दे के अब दोबारा जो है अपनी नॉर्मल प्राइस पे आ गया। और वो पूरे साल में वो 3 माह में एक मूवमेंट उसकी बनती है, 2-3 माह में। तो नेशनल फूड्स का भी अगर आप देखें तो ये अब जो नेक्स्ट जो अब रिज़ल्ट अनाउंसमेंट आनी है इस क्वार्टर में, इसकी एक मूवमेंट अच्छी एक्सपेक्टेड है। और इसलिए भी कि इसका जो रिज़ल्ट रिसेंट आया बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है, प्लस इनका जो एक मेजर शेयर होल्डर थे इंडियन, उन्होंने मिलियंस में शेयर जो हैं वो सेल आउट किए हैं और वो डेफिनेटली सारे यहाँ पे लोकली बाय हुए हैं। तो अब इसमें एक मूवमेंट बननी है और प्राइस ऑलरेडी बहुत अच्छी है। इस वक्त जो क्लोजिंग है इसकी तकरीबन 94 के पास है, तो ये प्राइस 90 के आसपास मिल जाए और ही बेहतर है। 90 to 95 सारी प्राइस अच्छी हैं और यहाँ से आप इजीली इसको 120 का टारगेट कर सकते हैं बिफोर नेक्स्ट रिज़ल्ट अनाउंसमेंट। इससे बेहतर भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन मार्केट, लेकिन यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। पे आउट देता है और इसलिए अच्छा रिज़ल्ट भी आया है, तो आप देखेंगे कि इसमें जो है वो अनाउंसमेंट से पहले एक अच्छी रैली जो सी है वो डेफिनेटली बनेगी। और जिस वैल्यू का स्टॉक है थोड़ी सी भी रैली बनी तो आप इजीली इसमें 20-25-30 रुपए की जो सी है मूवमेंट देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप नेशनल फूड्स को बिल्कुल जो है वो टारगेट कर सकते हैं।
उसके बाद आ जाए जी प्रेमा। प्रेमा जो है आप सबको ही पता है, इसको मेंशन इसलिए करता है कि इसकी जो अर्निंग है, इसके जो प्राइस है, उस लिहाज से देखा जाए तो बहुत बेहतरीन है। प्राइस बहुत कम है, अर्निंग ईपीएस देखें बहुत अच्छी आई है और आगे फर्दर कंसिस्टेंट ग्रोथ है। अगर आप देखें इनकी प्रोडक्ट्स भी बढ़ती जा रही हैं, सेल भी इंक्रीज़ होती जा रही है, ईपीएस भी बढ़ती जा रही है। सो इन ऑल सिनेरियोज अगर आप देखें इस वक्त मार्केट के वाले से, इसकी प्राइस के वाले से, इसकी अर्निंग के वाले से, तो ये इस वक्त अगर आप देखें इसको 17 से नीचे तो बड़ी अच्छी प्राइस है। जहाँ पे आप इसको अगर आप लें तो इसमें बड़ा पोटेंशियल है कि इजीली आपको 20 to 25 की प्राइस तो दे जाएगा नेक्स्ट अनाउंसमेंट से पहले। प्लस दूसरा इसमें बेनिफिट क्या है कि इस वक्त जो इसकी प्राइस है 17 से नीचे, अगर फर्स्ट के सिनेरियो भी देखें तो ये 15 to 17 के दरमियान इसी रेंज में आपको जो है ना वो मूव करेगा। अगर मार्केट फर्दर डिप भी लेते, यानी लॉस का चांस या नीचे जाने का चांस बेसिकली कह सकते हैं हम, वो डिप का चांस 1 से 1.5 पे है और ऊपर जाने के चांस कम अज़ कम जो है अगर आप देखें तो वो आपके 6 से 10 रुपये का चांस बन सकता है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो कंपेयर करें तो इसकी प्रोबेबिलिटी देखें तो प्रेमा को आप ज़रूर जो है कंसिडर कर सकते हैं। प्राइस वाइज भी अगर आप देखें तो छोटी वैल्यू के स्टॉक में आता है। उसके बाद आ जाएँ ज़रा ऑयल एंड गैस में, तो उसमें ओजीडीसी अनडिस्प्यूटेड, आप ओजीडीसी पीपीएल दोनों को कंसिडर करें, अच्छे रेटों पर हैं, कंसिस्टेंट ग्रोथ है। ईपीएस का तो कहने का कोई इस तरह मसला ही नहीं, आपको पता ही है कि वो जाइंट्स हैं ईएनपी सेक्टर के। वो अच्छा ही आना है, पे आउट भी डेफिनेटली आना ही आना है। तो इनमें और प्लस जो प्राइस लेवल्स हैं 80 बिलो आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ से इजीली जो है ये 90-100 की प्राइस आपको मिल सकती है नेक्स्ट अनाउंसमेंट से पहले। तो ओजीडीसी पीपीएल दोनों को आप इन रेट्स पे कंसिडर कर सकते हैं जो करंट रेट्स हैं। उस तरह ही अटक रिफाइनरी देखें अगर आप, तो इस दफ़ा वो डिप भी नहीं ले रहा, मार्केट ने अच्छी खासी डिप लेती है। अटक रिफाइनरी 160 को भी ब्रेक नहीं करा, जो कि पहले ये बड़ा इजीली 160 को ब्रेक करता, 150 से भी नीचे आ जाता था, बट 12 दफ़ा 170 जाता था। इस दफ़ा ये बहुत स्ट्रांगली अपनी प्राइस को मेंटेन कर रहा है। रीज़न के बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट जा रहे हैं और नेक्स्ट रिज़ल्ट भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेक्टेड है, और जो रिज़ल्ट आ रहे हैं उसकी जो ईपीएस आ रही है उसमें एक बहुत अच्छा पे आउट भी एक्सपेक्टेड है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो अटक रिफाइनरी इजीली 200 प्लस का टारगेट है। सो इसको तो और जिनके पास है वो होल्ड करें, और जो बाय करना चाहते हैं अब 2 के 170 को हमेशा मैं कहता हूँ कि ये प्रॉफिट टेकिंग लेवल है, तो वो थोड़ा वेट करें। लगता तो नहीं है फ़िलहाल कि ये 150 तक जाए, तो उसमें फिर यही है कि अगर आप 160 से नीचे आए तो वहाँ पे ज़रूर बाय करें। इवन 165 से नीचे आए कुछ वहाँ पे बाइंग कर ले, कुछ 160 से नीचे आए फिर फर्दर तो स्टेप्स में आप बाइंग कर सकते हैं। बट ये श्योर है इंशाल्लाह ताला कि ये 200 को क्रॉस करेगा आने वाले दिनों में। उसके बाद आ जाते हैं जी कुछ स्टॉक्स में। हपको अगेन जी कंसिस्टेंट पे आउट, तकरीबन हर क्वार्टर में पे आउट। और अगर आप ये देखें कि इसको अगर आप जिन दोस्तों ने ये लिया था जब ये 60 से भी नीचे बन गया था, मैं कहता हूँ चलें 60 पे भी लिया और 65 पे भी लिया था जिसने, तो आप ये देखें कि इस वक्त भी अगर आप देखें तो ये तकरीबन 70 के पास ही है, 69.3 के पास है इस वक्त। और 2 दफ़ा बीच में पे आउट आ चुके हैं, तो उनको आप इंक्लूड कर लें। और उसके बाद भी अगर आप प्राइस देखें तो आप कैपिटल गेन भी आपके पास है और आप 2 अदद डिविडेंड भी वेल कर चुके हैं। तो इस पूरी वॉलेटिलिटी में ये स्टॉक आपके लिए अभी तक ऑलरेडी काफ़ी आपको प्रॉफिट दे चुका और आगे फर्दर भी देगा। तो इसलिए हबको जो मैं कंसिस्टेंटली बताता रहता था कि इसको बाय कर लें, मेरे लिए तो बिलो 70 तमाम प्राइसें जो सी हैं वो बाइंग लेवल हैं। बट जब ये 65 से नीचे जाए तो फिर तो आंखें बंद करके इसको बाय कर लें तो आपको जो सा एक अच्छा फ़ायदा होगा। तो स्टिल हबको को आप टारगेट कर सकते हैं, 68 से नीचे है तो इसको फॉर श्योर टारगेट करें। और ये लॉन्ग टर्म रखने वाला स्टॉक है, आप अगर एक इसको साल रखेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वोलेटाइल मार्केट में भी अल्टीमेटली आप अच्छे खासे प्रॉफिट में ही होंगे। उसके बाद ये 2 स्टॉक ऑटो सेक्टर के। ऑटो सेक्टर ओवरऑल तो काफ़ी डाउन साइड पे है, उसकी रीज़न्स हम सबके सामने, और आगे कोई अच्छी सिनेरियो भी नज़र नहीं आता। बट उसमें साज़गार इंजीनियरिंग, इसका जो रिज़ल्ट है कंसिस्टेंटली अच्छा रिज़ल्ट आया है। सिर्फ वाहिद ऑटो सेक्टर का स्टॉक है जिसका अच्छा रिज़ल्ट है। उसकी रीज़न्स हैं, इसके इनके 3 व्हीलर्स भी हैं। इवन की जो लॉन्च हुई है हैवल, उसकी तरफ से भी अगर देखें तो उनके यूनिट्स भी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू अदर्स जोन सा है। तो वो ओवरऑल अगर देखें तो अच्छा रिज़ल्ट है। अच्छा दूसरा ये कि जो नेक्स्ट रिज़ल्ट आएगा उम्मीद है वो भी अच्छा आएगा, क्योंकि आगे भी सेल्स इनकी ठीक जा रही है और उसमें पे आउट भी ये भी देते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए, और साज़गार का जो रेट है इस वक्त अगर आप देखें तो वो भी बहुत अच्छा रेट है, यानी 50 के आसपास बेहतरीन रेट है। 52 तक भी इवन आपको मिले तो आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं। इसको भी इजीली आप 15-20 रुपए का आपको बीच में गेन आ सकता है नेक्स्ट क्वार्टर के रिज़ल्ट से पहले।
सो आप अगर देखें 50 का रेट रखें उसके ऊपर आप 15 रुपये भी लगाएं तो वो अगर आप देखें तो वो एक अच्छी परसेंटेज जो सी है आपकी बन जाती है इस सिनेरियो में ख़ास तौर पे, जो कि हम वॉलेटाइल मार्केट की बात करें। अगर मार्केट स्टेबल होती है तो देन तो ये फिर एक नई जो है ना वो रैलीज बनेंगी और वो जो इनके टारगेट्स हैं वो डेफिनेटली बहुत बेहतर होंगे जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। तो साजगार को बिल्कुल जी आप जो है वो 52 तक जो है वो आपको मिल रहा है और वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। फाइनल वाले हैं जी मिल्लत। मिल्लत इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। ये मतलब वो स्टॉक है जो कि आपको पता ही है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इनके जो रेट्स हैं वो 1000 900 800 ये नॉर्मल रेट है इसके लिए। बट कंसिस्टेंटली इसने भी पीछे अगर आप देखें तो बोनसेस भी दिए, पे आउट दिया और उसके बाद बीच में फिर रैली भी बनाता था, फिर पे आउट आता था, एक्सो के नीचे आ जाता था। मार्केट की वजह से जो इसकी ये प्राइस है इस वक्त 509, ये सिर्फ आप ये समझ लें कि जो मार्केट सिनेरियो उसकी वजह से है, क्योंकि जो इसके अपना रिज़ल्ट में ईपीएस कम आई ड्यू टू इकोनॉमिक सिचुएशन, उसका सारा इम्पैक्ट आ चुका है। उसके बावजूद भी इसमें पे आउट भी मिलता रहा है और प्राइस रिकवरी भी जो सी है वो आती रही है। तो मिल्लत अगेन 510 से नीचे बेहतरीन प्राइस है, जितना नीचे मिले उतना बेहतर है, लेके रखें। इमीडिएटली आपको जो है ना 30-40 रुपये का गेन तो किसी भी टाइम मिल सकता है। और अगर मार्केट फर्दर जो है अपने आप को स्टेबलाइज़ कर लेती है, चीज़ें बेहतर होती हैं, तो फिर मिल्लत जैसे स्टॉक जो से होते हैं ये आपको विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम, कपल ऑफ वीक्स आप कह सकते हैं, उसमें आपको ये इजीली जो है 600-700 की प्राइस भी जो है वो दे सकता है। तो यहाँ से अगर आप उसको देख लें तो दिस इज़ द बेस्ट केस सिनेरियो कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्ट कर लें। तो फिर इंशाल्लाह ताला जैसी चीज़ें बेहतर होंगी एक बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है आपको वो इसमें मिल सकता है। तो ये तो थी जी आज की वीडियो, जिसमें कोशिश की कुछ ऐसे स्टॉक्स को डिस्कस किया जाए जो कि आने वाले 2-3 माह में अच्छी रैली बना सकते हैं ड्यू टू देयर फंडामेंटल्स, प्लस आने वाले अपकमिंग रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस, प्लस पे आउट। तो उसमें कुछ टारगेट्स तो वो हैं जो कि इस वोलेटाइल सिचुएशन में भी इंशाल्लाह मिल जाएंगे, और अगर चीज़ें बेहतर होती हैं तो फिर तो इनमें मज़ीद आप बेहतर मूवमेंट्स देख सकते हैं, और रिस्क इसमें इनमें इस वक्त मिनिमम साइड पे है, तो इनको कंसिडर करें। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर क्या न्यूज़ आती हैं, अल्लाह करे कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ, बजट के हवाले से क्या न्यूज़ आती हैं उसके अकॉर्डिंगली मज़ीद डिस्कस कर लेंगे, कौन कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर्स हैं जिनको हमने फोकस करना है और उनमें हमारी क्या स्ट्रेटजी चाहिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।